साहित्य निधि में आप सुन रहे हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी का लिखा हुआ उनका प्रसिद्ध उपन्यास पथ के दावेदार, धारावाहिक रूप से। आज सुनिए भाग 11। भैया, मैं तुम्हारी सभी परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो सकूंगी। तुम्हारे काम में इतने स्वार्थ, इतने संदेह और इतनी क्षुद्रता के लिए स्थान नहीं है। उसकी उत्तेजना पे डॉक्टर हंस पड़े और फिर नाटकीय मुद्रा में अपने माथे को ठोकते हुए बोले, हाय रे मेरे दुर्भाग्य! देश का अर्थ तुमने क्या समझ लिया है? लंबी चौड़ी जमीन, नदी और पहाड़? केवल एक अपूर्व के कारण ही तुम्हें जीवन से अरुचि हो गई? वैरागिन होना चाहती हो? तुम ये नहीं जानती कि यहाँ सैकड़ों हजारों अपूर्व ही नहीं, उनके बड़े भाई लोग भी रहते हैं। और पराधीन देश का सबसे बड़ा अभिशाप ये कृतज्ञता ही तो है। जिसकी सेवा करोगी वो ही तुम्हें संदेह की नज़रों से देखेंगे। जिनके प्राण बचाओगी वो ही तुम्हें बेच देना चाहेंगे। मूर्खता और कृतज्ञता पग पग पर सुई की तरह पाँव में चुभती रहेगी। यहाँ न श्रद्धा है न सहानुभूति। कोई पास तक नहीं बुलाएगा, कोई कभी सहायता देने नहीं आएगा। विशैला नाक समझकर लोग दूर हट जाएंगे। देश को प्यार करने का यही पुरस्कार है भारती। यदि इससे अधिक का दावा करना हो तो वो परलोक में ही हो सकता है। इतनी भयंकर परीक्षा तुम क्यों देने जाओगी बहन? मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि अपूर्व के साथ सुख से रहो। मैं निश्चित रूप से जानता हूँ कि अपनी समस्त दुविधाओं और संस्कारों को दबाकर किसी दिन वो तुम्हारे मूल्य को अवश्य जान जाएगा। भारती की आंखें आंसुओं से भर उठीं। कुछ देर चुपचाप मुंह झुकाए रहने के बाद उसने पूछा, क्या तुम मुझ पर विश्वास न कर पाने के कारण किसी तरह मुझे विदा कर देना चाहते हो भैया? उसके सरल और संकोच रहित प्रश्न का कोई ऐसा ही सीधा सा उत्तर शायद डॉक्टर के होंठों पर नहीं आया। हंसकर बोले, तुम्हारी तरह ममता माया कोई सहज में छोड़ सकता है बहन? लेकिन कल तुम अपनी आंखों से ही तो देख चुकी हो कि इसमें कितनी चोरी छिपा या कितनी हिंसा और कितना भीषण क्रोध भरा हुआ है। तुम्हारी ओर देखने से लगता है कि तुम इन कार्यों के लिए नहीं हो। तुम्हें इसमें खींच लाना उचित नहीं हुआ। तुमसे काम लेने का एक दिन है, वो दिन जिस दिन मेरे लिए छुट्टी लेने का परवाना आएगा। इस बार भारती अपने आंसुओं को नहीं रोक सकी, लेकिन फौरन हाथ से पोंछकर बोली, तुम भी अब इन लोगों के साथ मत रहो भैया। उसकी बात सुनकर डॉक्टर हंस पड़े, बोले, इस बार बहुत ही मूर्खता की बात हो गई भारती। भारती ने विचलित हुए बिना कहा, मैं जानती हूँ, लेकिन ये सभी लोग बहुत ही भयंकर और निष्ठुर हैं। और मैं? तुम भी बड़े निर्दयी हो। सुमित्रा कैसी लगी भारती? भारती का सिर झुक गया। लज्जा के कारण उत्तर न दे सकी, लेकिन उत्तर मांगा भी नहीं गया। दोनों देर तक चुपचाप बैठे रहे, लेकिन इस छोटी सी खामोशी में ही उस आश्चर्यमय व्यक्ति के उससे भी अधिकतर आश्चर्यमय हृदय के रहस्य से आवृत अंत स्थल में सहसा बिजली सी कौंध उठी। लेकिन दूसरे ही पल डॉक्टर ने सब कुछ दबाकर बच्चे की तरह सिर हिलाकर स्निग्ध स्वर में कहा, अपूर्व के साथ तुमने बहुत बड़ा अन्याय किया है भारती। इतना भयंकर कांड इसमें छिपा है कि इसकी उस बेचारे ने कल्पना भी शायद नहीं की होगी। तुमसे सच कहता हूँ, इतना छोटा, इतना क्षुद्र वो बिल्कुल नहीं है। नौकरी करने विदेश आया है, घर में माँ है, भाई हैं, देश में बंधु बांधव हैं, सांसारिक उन्नति करके 10-5 में बड़ा आदमी बनेगा, यही उसकी आशा है। लिखना पढ़ना सीखा है, भले आदमी का लड़का है, पराधीनता में लज्जा अनुभव करता है और वो बंगाली लड़कों की तरह वास्तव में देश का कल्याण चाहता है। इसीलिए जब तुमने कहा कि पथ के दावेदार के सदस्य बन जाओ, तब उसने कह दिया, बहुत अच्छा। तुम्हारी बात मान लेने से उसका कभी कोई अहित नहीं होगा। उसे विश्वास है, इस पराये देश में आपद विपद में तुम ही एकमात्र सहारा थी, पर तुम ही अचानक उसे मृत्यु के मुंह में ढकेल दोगी, क्या वो जानता था? भारती ने आंख पोंछने के लिए मुंह नीचा करके कहा, तुम उनके लिए इतनी वकालत क्यों करते हो? वो इसके योग्य नहीं है। सारी बातें कल उसके मुंह से ही सुन चुकी हूँ। इसके बाद उन पर श्रद्धा रखना उचित नहीं है। डॉक्टर ने हंसकर कहा, जीवन में अगर एक अनुचित काम तुम कर डालोगी तो क्या होगा? तुमने ध्यान से नहीं देखा भारती, लेकिन मैंने देखा है। उन लोगों ने जब उसे रस्सी से बांधा तो अवाक हो गया। उन लोगों ने पूछा,
तुमने ये सब बातें कही हैं? उसने कहा, हाँ। उन लोगों ने कहा, इसका दंड है मृत्यु, तुमको मरना होगा। इसके उत्तर में वो टकटकी बांधे ताकता रह गया। मैं जानता हूँ उस समय उसकी विवल आंखें किसी को खोज नहीं थीं, इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाने के लिए आदमी भेजा था बहन। अब उसने तुमको चाहे जो भी कुछ कहा हो भारती, लेकिन इस धक्के से वो अब तक शायद संभल नहीं सका है। भारती अपने आप पर काबू नहीं रख सकी, आंखों से झरझर आंसू बहाते हुए बोली, मुझे ये सब बातें सुना रहे हो भैया? तुमसे बढ़कर अधिक विपत्ति में और कोई नहीं पड़ा। फिर भी केवल मेरा मुंह देखकर उन्हें बचाने के लिए तुमने घर बाहर दुश्मन पैदा कर लिए। ये बात तो है। फिर तुम उनको बचाने क्यों गए, बताओ? अपूर्व को बचाने गया? अरे छी, मैं बचाने गया? भगवान की इस अमूल्य कृति को, जो वस्तु तुम लोगों की तरह साधारण नारी को ध्यान में रखकर तैयार हुई है, क्या कोई मूर्ख ऐसा है जो ब्रजेंद्र जैसे बर्बरों को उसे नष्ट कर डालने के लिए दे देता? केवल इतनी ही बात थी भारती, केवल इतनी ही है। अन्यथा मनुष्य के प्राणों का मूल्य क्या हम लोगों की दृष्टि में कुछ है? एक प्राणी कौड़ी के बराबर नहीं, कहकर डॉक्टर हंसने लगे। भारती ने आंखें पोंछते पोंछते कहा, क्यों हंसते हो भैया? तुम्हारी हंसी देखकर मेरे बदन में आग लग जाती है। जी चाहता है तुम्हें आंचल में बांधकर किसी जंगल में ले जाकर सदा के लिए छिपा कर रख दूं। जो लोग तुम्हें पकड़कर फांसी देंगे वही क्या तुम्हारे मूल्य जानते हैं? उन्हें क्या ज्ञान हो पाएगा कि उन्होंने संसार का कितना बड़ा सर्वनाश कर डाला है? अपने देश के ही आदमी तुमको हत्यारा, डाकू, खून का प्यासा, न जाने क्या क्या कहते हैं। लेकिन मैं सोचती हूँ कि तुम्हारे हृदय में इतना स्नेह और इतनी करुणा है कि तुम इन लोगों के साथ कैसे हो। डॉक्टर ने कहा, तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। नीलकांत जोशी नाम का एक मराठा युवक था। तुमने उसे नहीं देखा, लेकिन मैंने जब से तुम्हें देखा है उसकी याद आती रहती है। वो भी ठीक तुम्हारे जैसा ही था। रास्ते में मुर्दे को ले जाते देखकर उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते थे। एक रात हम दोनों ने कोलंबो के एक पार्क में आश्रय लिया। पेड़ के नीचे पड़ी एक बेंच पर सोने के लिए गए तो देखा उस पर एक आदमी सोया पड़ा है। आदमी की आहट पाते वो कहने लगा, पानी पानी। चारों ओर असह्य दुर्गंध आ रही थी। दिया सलाई जलाकर उसके मुंह की ओर देखते ही समझ में आ गया कि उसे हैजा हो गया है। नीलकांत उसकी बीमारी में लग गया। पौ फटने लगी तो मैंने कहा, जोशी, ये आदमी सांझ के अंधेरे में नौकरों की नज़र से बचकर इस पार्क में रह गया है, लेकिन सवेरा होने पर ये यहाँ नहीं रहने पाएगा। हम लोग वारंटशुदा मुजरिम हैं। ये भी मरेगा और साथ ही हम लोग भी फंस जाएंगे। चलो यहाँ से खिसक चलें। नीलकांत रोने लगा। बोला, इस हालत में से छोड़कर कैसे जाऊँ भाई? तुम जाओ, मैं यहीं रह जाता हूँ। मैंने बहुत समझाया, लेकिन जोशी को वहाँ से नहीं हिला सका। भारती ने भयभीत होकर पूछा, इसके बाद क्या हुआ? डॉक्टर ने कहा, समझदार आदमी था। सवेरा होने से पहले उसने आंखें मूंद लीं। तब मैं नीलकांत को वहाँ से हटा सका। पल भर मौन रहकर लंबी सांस लेकर फिर बोले, सिंगापुर में जोशी को फांसी हो गई। वो सेना के सैनिकों के नाम बता देने पर उसे क्षमा किया जा सकता था। गवर्नमेंट ने बहुत कोशिशें की, लेकिन जोशी ने जो एक बार मना किया तो फिर उसमें कोई अंतर नहीं हुआ। अंत में उसे फांसी दे दी गई। जिनके लिए उसने प्राण दिए उन्हें वो अच्छी तरह पहचानता भी नहीं था। अब भी वैसे लड़के इस देश में जन्म लेते हैं भारती, नहीं तो मैं भी शेष जीवन तुम्हारे आंचल के नीचे छिपा कर बिता देने को सहमत हो जाता। भारती ने एक लंबी सांस ली। डॉक्टर बोले, नर हत्या करना मेरा व्रत नहीं है बहन। लेकिन आवश्यकता पड़ने पर? भारती ने पूछा। ब्रजेंद्र की आवश्यकता और सव्यसाची की आवश्यकता एक नहीं है। मैं जानती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी ही आवश्यकता की बात पूछ रही हूँ भैया। डॉक्टर ने सुनकर धीरे धीरे कहा, मेरी उस आवश्यकता का दिन कब आएगा कौन जानता है, लेकिन भारती, तुम ये सब जानना मत चाहो। उसके स्वरूप को तुम कल्पना में भी सहन न कर पाओगी। इसके अतिरिक्त क्या और कोई मार्ग नहीं है? नहीं। भारती हतबुद्धि सी हो गई, व्याकुल होकर बोली, इसके अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं हो सकता भैया? नहीं, मार्ग अवश्य हैं। स्वयं को भुलावे में डालने के अनेक मार्ग हैं, लेकिन सत्य तक पहुंचने के लिए और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। भारती स्वीकार नहीं कर सकी, मधुर स्वर में बोली, भैया तुम ज्ञानी हो,
इस एकमात्र लक्ष्य को सामने रखकर तुम संसार भर में घूम आए हो। तुम्हारी जानकारियों की सीमा नहीं है। मैंने तुम जैसा महान व्यक्ति और कोई नहीं देखा। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हारी सेवा करते हुए मैं सारा जीवन बिता सकती हूँ। तुम्हारे साथ मेरा तर्क करना शोभा नहीं देता। बोलो, मेरे अपराध को क्षमा कर दोगे? डॉक्टर ने हंसकर कहा। भला तुमने क्या अपराध किया है? भारती उसी स्निग्ध विनय से बोली। मैं ईसाई हूँ। बचपन से ही अंग्रेजों को अपना आत्मीय समझकर इतनी बड़ी हुई हूँ। आज उनके प्रति मन में घृणा पैदा करते हुए बहुत कष्ट होता है, लेकिन ये बात तुम्हारे अतिरिक्त और किसी के सामने नहीं कह सकती। फिर भी तुम लोगों की तरह ही मैं भी भारतवर्ष के बंगदेश की लड़की हूँ। मुझ पर अविश्वास मत करो। उसकी बात सुनकर डॉक्टर ने स्नेहपूर्वक अपना दायां हाथ उसके माथे पर रखकर कहा, ये आशंका क्यों करती हो भारती? तुम जानती हो तुम पर मेरा कितना विश्वास है, तुम्हें कितना स्नेह करता हूँ। भारती बोली, जानती हूँ, और क्या मेरी ओर से ठीक यही बात तुम नहीं जानते भैया? तुम्हें भय नहीं है, तुमको भय दिखाया भी नहीं जा सकता। केवल इसीलिए तुमसे नहीं कह सकती कि तुम अब इस मकान में मत आना। लेकिन ये भी जानती हूँ कि आज रात के बाद फिर कभी नहीं, नहीं, सो नहीं। शायद बहुत दिनों तक फिर भेंट ना हो। उस दिन जब तुमने सारी अंग्रेज जात पर भीषण आरोप लगाया था, मैंने प्रतिवाद नहीं किया था, लेकिन ईश्वर से निरंतर यही प्रार्थना करती रही हूँ कि इतना बड़ा विद्वेष कहीं तुम्हारे अंतर के संपूर्ण सत्य को ढक न दे। भैया, फिर भी मैं तुम लोगों की ही हूँ। डॉक्टर बोले, मैं जानता हूँ तुम हमारी हो, तो इस मार्ग को तुम त्याग दो। डॉक्टर चौंक पड़े। कौन सा मार्ग? विप्लववादियों का ये मार्ग? छोड़ने को क्यों कहती हो? भारती ने कहा, तुमको मैं मरने नहीं दे सकती। सुमित्रा मरने दे सकती है, लेकिन मैं नहीं। मैं भारत की मुक्ति चाहती हूँ, निष्कपट और निसंकोच भाव से। दुर्बल, पीड़ित और भूखे नंगे भारतवासियों के लिए अन्य वस्त्र चाहती हूँ। स्वाधीनता के आनंद का उपभोग करना चाहती हूँ। इतने बड़े सत्य तक पहुँचने के लिए इस निर्मम कार्य के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। विश्व भ्रमण करके तुमने केवल इसी मार्ग को जाना है। सृष्टि के आरंभ से आज तक के स्वाधीनता के सैकड़ों तीर्थयात्रियों के पदचिन्ह ही तुम्हारी दृष्टि में स्पष्ट हो उठे हैं, लेकिन विश्व मानव की एकांत सद्बुद्धि की धारा क्या इस प्रकार समाप्त हो गई है कि इस रक्त रेखा के अतिरिक्त किसी मार्ग का चिन्ह कभी दिखाई ही नहीं देगा? ऐसा निष्ठुर विधान किसी प्रकार भी सत्य नहीं हो सकता। भैया, मानव की इतनी बड़ी परिपूर्णता तुम्हारे अतिरिक्त मैंने कहीं भी नहीं देखी। निष्ठुरता के बहुप्रचलित मार्ग पर अब तुम मत चलो। वो द्वार शायद आज भी बंद है, उसे हम लोगों के लिए खोल दो। विश्व के समस्त प्राणियों को प्यार करते हुए हम तुम्हारा अनुसरण करते हुए बढ़ते रहें। भारती के सिर पर हाथ रखकर 2-4 बार थपकियां देकर डॉक्टर बोले, अब समय नहीं है बहन, मैं जा रहा हूँ। कोई उत्तर नहीं दोगे भैया? भगवान तुम्हारा भला करें। उत्तर में बस इतना कहकर डॉक्टर धीरे धीरे बाहर निकल गए। जल मार्ग से आने वाले शत्रु के जलयानों को रोकने के लिए नगर के अंतिम छोर पर नदी के किनारे मिट्टी का एक छोटा सा किला है। उसमें संतरी अधिक नहीं रहते, केवल तोपें चलाने के लिए कुछ गोरे गोलंदाज रहते हैं। अंग्रेजों के इस विघ्नहीन शांतिकाल में यहाँ कोई विशेष कड़ाई नहीं थी। प्रवेश की मनाही है, लेकिन अगर कोई भूला भटका व्यक्ति सीमा के अंदर पहुँच जाता तो उसे भगा देते हैं, बस इतना ही। भारती कभी कभी अकेली यहाँ आ बैठती थी। जिन लोगों पर किले की रक्षा का भार था, उन लोगों ने उसे देखा ना हो ऐसी बात नहीं थी, लेकिन शायद भले घर की महिला समझकर वो लोग आपत्ति नहीं करते थे। सूर्य अभी अभी अस्त हुआ था। अंधेरा होने में अभी कुछ देर थी। पक्षियों की आवाज़ें इधर उधर मंडरा रही थीं। सहसा नदी के दाईं ओर के मोड़ से छोटी सी रोशनी शैंपेन नाव सामने आ गई। नाव में मल्लाह के अतिरिक्त और कोई नहीं था। भारती के चेहरे की ओर देखकर उसने अपनी बंगला भाषा में कहा, माँ, उस पार जाओगी? एक आना देने से उस पार पहुँचा दूंगा। भारती बोली, नहीं। मल्लाह ने कहा, अच्छा 2 पैसे ही दे दो, चलो। भारती बोली, नहीं भैया, मेरा घर इसी पार है। मल्लाह गया नहीं, जरा हंसकर बोला, पैसा ना हो तो ना दो, चलो तुम्हें घुमा लाऊं। यह कहकर उसने नाव घाट पर लगा दी। भारती भयभीत हो उठी।
अंधेरा और निर्जन स्थान। वो जानती थी कि चटगांव के मुसलमान मल्लाह बहुत ही दुष्ट होते हैं। खड़ी होकर क्रुद्ध स्वर में बोली, चले जाओ वरना पुलिस बुला लूंगी। मल्लाह डर कर रुक गया। उसकी उम्र 50 के ऊपर पहुंच चुकी है, लेकिन अभी तक शौक नहीं गया। बेल बूटेदार लुंगी पहने है, लेकिन तेल और मैल से वो बहुत ही गंदी हो गई है। शरीर पर कीमती फ्रॉक कोट है, शायद किसी पुराने कपड़े की दुकान से खरीदा गया है। सिर पर बेलदार चिथड़े की टोपी है। सहसा पहचान कर भारती बोली, भैया, आपका चेहरा चाहे जैसा ही क्यों ना हो, आप तो गले की आवाज़ तक को बदल कर उससे मुसलमान बना चुके हो। मल्लाह बोला, जाऊं या पुलिस को बुला रही हो? भारती बोली, पुलिस को बुलाकर तुमको गिरफ्तार करा देना ही उचित होगा। अपूर्व बाबू की इच्छा को अपूर्ण क्यों रहने दूं? मल्लाह बोला, उसी की बात कर रहा हूँ, आओ। ज्वार अब अधिक देर तक नहीं रहेगा, अभी 2 कोस रास्ता चलना है। भारती नाव पर जा बैठी। उसे ठेलकर डॉक्टर साहब पक्के मल्लाह की तरह आगे बढ़े, जैसे दोनों हाथों से पतवार चलाना ही उनका पेशा हो। लामा जहाज चला गया, देख लिया? उन्होंने पूछा। हाँ। अपूर्व उस ओर के फर्स्ट क्लास वाले डेक पर थे। नहीं, डॉक्टर बोले, उनके डेरे पर या ऑफिस में जाने का कोई उपाय नहीं था, इसलिए जेटी के एक ओर शैंपन लगाकर मैं ऊपर खड़ा था। हाथ उठाकर सलाम करते ही भारती ने बेचैन होकर कहा, किसके लिए, किसके कारण इतना बड़ा और भयानक काम तुम करने गए थे भैया? डॉक्टर ने सिर हिलाकर कहा, मैं ठीक उसी कारण से गया था जिस कारण तुम यहाँ अकेली बैठी हो बहन। भारती रोती हुई बोली, नहीं, बिल्कुल नहीं, यहाँ तो मैं अक्सर ही आती रहती हूँ, किसी के लिए नहीं आती। क्या उन्होंने तुम्हें पहचान लिया? नहीं, डॉक्टर ने कहा, दाढ़ी मूछें बढ़ाना सहज काम नहीं है, लेकिन मैं चाहता था कि अपूर्व बाबू मुझे पहचान लेते, पर वो इतने व्यस्त थे कि मुझे देखने की उन्हें फुर्सत ही नहीं थी। इसके बाद क्या हुआ? कुछ विशेष नहीं। विशेष कुछ नहीं हुआ, ये तो मेरे भाग्य की बात है। पहचान लेने पर वो तुम्हें गिरफ्तार करा देते और इस अपमान से बचने के लिए मुझे आत्महत्या करनी पड़ती। नौकरी चली गई, लेकिन प्राण तो बच गए। डॉक्टर चुपचाप नाव खेलने लगे। कुछ देर मौन रहकर भारती ने पूछा, क्या सोच रहे हो भैया? बताओ तो जानूं। बताऊं? तुम सोच रहे हो कि भारतीय लड़की होकर भी मनुष्य को मेरी अपेक्षा अधिक पहचान सकती है। अपनी प्राण रक्षा के लिए कोई भी पढ़ा लिखा आदमी इतनी नीचता कर सकता है? लज्जा नहीं, कृतज्ञता नहीं, मोह ममता नहीं, खबर नहीं थी, खबर देने की कोशिश नहीं की, भय के कारण जानवर की तरह भाग गए। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था, लेकिन भारती असंदिग्ध रूप से जान गई थी। यही सोच रहे हो ना भैया? डॉक्टर ने कोई उत्तर नहीं दिया। मेरी ओर एक बार देखो ना भैया। डॉक्टर ने जो ही भारती की ओर देखा, उसके होंठ थर थर कांपने लगे। बोली, मनुष्य होकर मनुष्यता की कहीं भी कोई बात नहीं, ये कैसे हो सकता है भैया? यह कहकर उसने दोनों दांतों को भींचकर अपने होंठों का कांपना रोक लिया, लेकिन आंखों की कोरों से आंसू बहने लगे। डॉक्टर ने ना तो सहमति प्रकट की, ना प्रतिवाद किया। सांत्वना तक की कोई बात उसके मुंह से नहीं निकली। केवल क्षण भर के लिए ऐसा लगा जैसे उसकी सुरमा लगी आंखों की दीप्ति कुछ फीकी पड़ गई हो। इरावती की ये छोटी शाखा कम गहरी और कम चौड़ी होने के कारण स्टीमर और बड़ी नावें नहीं चलती थीं। नाव कहाँ जा रही है भारती को पता नहीं था। अचानक एक बहुत बड़े वृक्ष की ओट में बेलों और वृक्षों से भरे नाले में नाव घुसने लगी, तो ये देखकर उसने चकित होकर पूछा, मुझे कहाँ ले जा रहे हो भैया? अपने डेरे पर। वहाँ और कौन रहता है? कोई नहीं। मुझे मेरे डेरे पर कब पहुँचाओगे? पहुँचा दूंगा, आज रात या कल सवेरे। भारती बोली, नहीं भैया, ये नहीं हो सकता, मुझे जहाँ से लाए हो वहीं पहुँचा दो। लेकिन मुझे तुमसे बहुत सी बातें कहनी है भारती। भारती ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसी तरह सिर हिलाकर आपत्ति प्रकट करती हुई बोली, नहीं, मुझे वापस पहुँचाओ। लेकिन क्यों? क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं? भारती सिर झुकाए चुप बैठी रही। डॉक्टर ने कहा, तुमने इस प्रकार कितनी ही रातें अपूर्व के साथ बिताई हैं, क्या वो मुझसे बढ़कर विश्वास पात्र था तुम्हारा? भारती चुप रही। उसने हाँ ना कुछ नहीं कहा। नाले में जितना अंधेरा था उतना ही वो तंग भी था। दोनों किनारों पर खड़े पेड़ों की डालियां बीच बीच में उनके शरीर पर आकर लगने लगीं। डॉक्टर ने कहा, भारती, आज मैं तुम्हें ले जा रहा हूँ वहाँ से तुम्हारा उद्धार कर सकें। संसार में ऐसा कोई नहीं है, लेकिन मेरे मन की बात समझने में शायद अब कुछ शेष न रहा होगा।
ये कहकर वो जोर से हंसने लगे। अंधेरे में उनके चेहरे को भारती नहीं देख सकी, लेकिन उनकी हंसी ने जैसे उसे धिक्कारा। मुंह ऊपर उठाकर शंका रहित स्वर में बोली, तुम्हारे मन की बात समझ सकूं इतनी बुद्धि मुझ में नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे चरित्र से परिचित हूँ। अकेली रहना मेरे लिए उचित नहीं है, इसीलिए कह रही हूँ। भैया मुझे क्षमा करो। डॉक्टर ने कुछ देर चुप रहकर स्वाभाविक शांत स्वर में कहा, भारती, तुम्हें छोड़कर आने में मुझे कष्ट होता है। तुम मेरी बहन हो, मेरी माँ हो। यदि स्वयं ये विश्वास ना होता तो मैं इस रास्ते से नहीं आता, लेकिन तुम्हारा मूल्य दे सके ऐसा मनुष्य मेरे अतिरिक्त संसार में और कोई नहीं है। इसके 100वें अंश का भी एक अंश अगर अपूर्व समझ जाता तो उसका जीवन सार्थक हो जाता। तुम संसार में लौट जाओ दीदी, हम लोगों के बीच अब मत रहो। केवल तुम्हारी बातें कहने के लिए ही मैं अपूर्व से मिलने गया था। भारती चुप रही। आज एक बात तक न कहकर अपूर्व चला गया। नौकरी करने बर्मा आया था, थोड़े दिनों का ही तो परिचय था। एक ब्राह्मण का सदाचारी लड़का है, उसका देश है, समाज है, घर द्वार है, आत्मीय स्वजन है, और भी क्या क्या है। और वो भारतीय ईसाई लड़की है, उसका देश नहीं, घर नहीं, माता पिता नहीं, अपना कहने के लिए कोई भी नहीं है। पास ही पेड़ पौधों के बीच हल्की सी रोशनी दिखाई देने लगी। डॉक्टर ने इशारा करके कहा, यही मेरा डेरा है। खूब आज़ाद था, पता नहीं कैसी माया में जकड़ गया हूँ, तुम्हारे लिए ही चिंता में पड़ा हूँ। तुम्हें एक निरापद आश्रय मिल गया है, काश जाने से पहले इतना ही देख लेता। भारती आंसू पोंछकर बोली, मैं तो अच्छी हूँ भैया। डॉक्टर ने एक लंबी सांस लेकर कहा, कहाँ अच्छी हो बहन? मेरे एक आदमी ने आकर बताया कि तुम घर में नहीं हो। सोचा तुम्हें जेटी पर पा सकूंगा, वहाँ जाने पर तुमसे भेंट ना हो सकी। अभागा तुम्हारा चैन लेकर ही नहीं भागा, तुम्हारा साहस भी छीन ले गया है। इस बात का पूरा अर्थ न समझकर भारती चुप ही रही। डॉक्टर ने कहा, उस दिन रात को निश्चिंत मन से मेरे लिए बिछौना छोड़कर तुम नीचे सो गई थी। तुमने हंसकर कहा था, भैया तुम क्या इंसान हो जो तुमसे डर लगेगा, तुम सो जाओ। लेकिन आज वो साहस नहीं रहा। अपूर्व निर्भय करने योग्य मनुष्य नहीं है, फिर भी वो पास ही था, इसलिए शायद ऐसी आशंका तुम्हारे मन में कल भी पैदा नहीं हुई। आश्चर्य तो ये है कि तुम जैसी लड़की की भय मुक्त स्वाधीनता को भी उस जैसा असमर्थ मनुष्य इतनी आसानी से तोड़कर जा सकता है। भारती मीठे स्वर में बोली, लेकिन उपाय क्या है भैया? उपाय ना हो शायद, लेकिन बहन तुम्हारे चरित्र पर संदेह करने वाला आज कोई नहीं है। फिर अगर तुम्हारा ही मन रात दिन स्वयं पर संदेह करता रहे तो तुम जियोगी कैसे? इस तरह अपने हृदय का विश्लेषण करके देखने का समय भारती के पास नहीं था। उसकी श्रद्धा और आश्चर्य की सीमा न रही, लेकिन वो मौन ही रही। डॉक्टर बोले, मैं एक और लड़की को जानता हूँ, वो रूसी है, लेकिन उसकी बात जाने दो। कब तुम लोगों की भेंट होगी नहीं जानता, लेकिन लगता है एक दिन जरूर होगी। भगवान करे कि ना हो। तुम्हारे प्रेम की तुलना नहीं है, वहाँ से अपूर्व को कोई नहीं हटा सकेगा, लेकिन स्वयं को उसके ग्रहण करने योग्य बनाए रखने की आज से जो अत्यंत सतर्कतापूर्ण जीवन व्यापी साधना आरंभ होगी, उसकी प्रतिदिन के असम्मान की ग्लानि तुम्हारे मनुष्यत्व को एकदम छोटा बना देगी भारती। जहाँ ऐसे शुद्ध पवित्र हृदय का मूल्य नहीं, वहाँ मन को इसी तरह बहलाना पड़ता है। कौन जाने भाग्य में उतने दिनों तक जीवित रहने का समय मेरे लिए है या नहीं, लेकिन यदि हो दीदी तो बहन कहकर गर्व करने के लिए सव्यसाची के पास कुछ भी शेष नहीं रहेगा। भारती ने पूछा, तो तुम मुझे क्या करने को कहते हो? तुमने ही तो मुझसे बार बार संसार में लौट जाने को कहा था, लेकिन सिर नीचा करके जाने को नहीं कहा था। लेकिन स्त्रियों का ऊंचा सिर भी तो कोई पसंद नहीं करता। तब मत जाना। भारती ने हंसकर कहा, तुम निश्चिंत रहना भैया, मेरा जाना नहीं हो सकेगा। सारे रास्तों को अपने हाथ से बंद करके केवल एक रास्ता खोल रखा था, वो भी आज बंद हो गया। ये तो तुम देख आए हो। अब जो रास्ता तुम मुझे दिखा दोगे उसी रास्ते से चलूँगी। मेरी केवल इतनी सी प्रार्थना स्वीकार कर लेना कि अपने भयंकर रास्ते पर मुझे मत बुलाना। भगवान के समान अप्राप्य वस्तु को पाने के लिए जब इतने मार्ग हैं, तब तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए रक्तपात के अतिरिक्त क्या दूसरा मार्ग नहीं है? मेरा दृढ़ विश्वास है कि मानव की बुद्धि बिल्कुल समाप्त नहीं हो गई है। कहीं ना कहीं दूसरा मार्ग अवश्य ही है। आज से मैं उसी पथ की खोज में निकलूंगी। भीषण दुख क्या है? उस रात को मुझे उसका पता लग गया था, जिस रात तुम लोग उनकी हत्या के लिए तैयार हो गए थे। डॉक्टर ने कहा,
यही मेरा डेरा है। यह कहकर छोटी नाव को किनारे पर ठेल कर उतर पड़े। फिर हाथ में लालटेनें लेकर रास्ता दिखाते हुए बोले, जूते उतार कर आओ, पैरों में कीचड़ लगेगी। भारती चुपचाप उतर आई। सागौन के 4-5 मोटे मोटे खूंटों पर पुराने और बेकार तख्तों से काठ का एक मकान बना था। टूटी फूटी लकड़ी के सीढ़ी से रस्सी पकड़कर ऊपर पहुंचने पर जब 7-8 वर्ष के लड़के ने आकर दरवाज़ा खोला तो भारती आश्चर्य से अवाक रह गई। अंदर पांव रखते ही देखा, फर्श पर चटाई बिछाए कम उम्र की एक बर्मी स्त्री सो रही है। 3-4 बच्चे जहाँ तहाँ पड़े हुए हैं। एक असहनीय दुर्गंध से कमरे का वायुमंडल विषाक्त हो उठा है। फर्श पर चारों ओर भात, मछली के कांटे और प्याज लहसुन के छिलके पड़े हैं। पास ही 2-3 कालिख लगी मिट्टी की छोटी छोटी हंडियाँ पड़ी हैं। डॉक्टर के पीछे पीछे भारती दूसरे कमरे में पहुंच गई। कहीं भी किसी सामान का झमेला नहीं। फर्श पर चटाई बिछी थी, एक और दरी लपेट कर रखी हुई थी। डॉक्टर ने दरी झाड़ कर बिछाते हुए भारती से बैठने के लिए कहा। बर्मी स्त्री ने कुछ पूछा। डॉक्टर ने बर्मी भाषा में ही उसका उत्तर दिया। थोड़ी देर बाद ही वो लड़का एक तश्तरी में छोटा सा भात, प्याली में तरकारी और पत्ते पर थोड़ी सी झुलसी हुई मछली रखकर चला गया। अपनी लालटेन के प्रकाश में उन खाद्य वस्तुओं को देखते ही भारती की तबीयत मिचलाने लगी। डॉक्टर ने कहा, भूख तो शायद तुम्हें भी लगी होगी, लेकिन ये सब? नहीं नहीं, अभी नहीं, भारती ने कहा। ये ईसाई जात पात नहीं मानती, लेकिन जहाँ से जिस प्रकार ये चीज़ें लाई गई हैं उस स्थान को आते समय ही देखा ही थी। डॉक्टर बोले, लेकिन मुझे बड़ी भूख लगी है बहन, पहले पेट भर लूँ। यह कहकर हाथ धोकर बड़ी प्रसन्न मुद्रा से वो खाने बैठ गए। भारती उस ओर नहीं देख सकी। घृणा और छाती के भीतर की असीम रुलाई की वेदना से उसने मुंह फेर लिया, मानो सैकड़ों धाराओं में बहकर निकलने की इच्छा करने लगी। हाय रे देश, हाय रे स्वाधीनता की प्यास। संसार में इन लोगों ने अपना कहकर कुछ भी शेष नहीं रखा। ये घर, ये भोजन, ये घृणित संबंध, जंगली पशुओं जैसा जीवन, पल भर के लिए भारती को मृत्यु भी इससे अधिक अच्छी और सुखद दिखाई दी। मृत्यु को तो बहुतेरे सहन कर सकते हैं, लेकिन ये तो तन और मन को निरंतर सताते रहना, इच्छानुसार हर पल आत्महत्या की ओर ले जाना, इस सहिष्णुता की स्वर्ग या मृत्यु में क्या कहीं कोई तुलना है? पराधीनता की पीड़ा ने क्या इन लोगों के जीवन के सभी पीड़ा बोध को पूरी तरह धोकर साफ कर दिया है? कहीं कुछ भी शेष नहीं। उसे अपूर्व की याद आ गई। उसे अपनी नौकरी छूट जाने का शोक, मित्र मंडली में हाथ का काला दाग दिखाई देने की लज्जा। यही तो भारत माता की सहस्र कोटि संतानें हैं। खाते पहनते, परीक्षाएं पास करके, नौकरी में सफलता पाकर, जिनका जन्म से मृत्यु तक का सारा जीवन अत्यंत निर्विघ्न रूप से एक सा बीतता रहा था। और एक है यह व्यक्ति जो अत्यंत निर्विकार मन से अत्यंत तृप्तिपूर्वक भात निकल रहा है। पल भर के लिए भारती को लगा कि हिमालय के हजारों प्रस्तर खंडों के तिल मात्र हिस्से से भी अधिक वो लोग नहीं हैं, और उन्हीं लोगों में से एक प्यार करके उसी के घर की गृहिणी बनने से वंचित होने के दुख से आज वो अपनी छाती फाड़ फाड़ कर मर रही है। सहसा वो दृढ़ता भरे स्वर में बोली, भैया, तुम्हारा चुना हुआ ये खून खराबी का मार्ग किसी भी तरह ठीक नहीं है। अतीत के भले ही कितने ही उदाहरण दो, जो अतीत है, जो बीत चुका है, वही चिरकाल तक भविष्य की छाती रौंद कर उसे नियंत्रित करता रहेगा। ये विघ्न मानव जीवन के लिए किसी भी तरह सत्य नहीं माना जा सकता। तुम्हारे मार्ग को नहीं, लेकिन तुम्हारा सब कुछ विसर्जित करने वाली देश सेवा को मैं आज अपने सिर पर उठा लेती हूँ। अपूर्व बाबू सुख से रहें, अब मैं उनके लिए शोक नहीं करूँगी। आज मैंने अपने जीवन का मंत्र अपनी आँखों से देख लिया है। डॉक्टर ने आश्चर्य से मुंह उठाकर भात खाते खाते अस्फुट स्वर में पूछा, क्या हुआ भारती? हाथ मुंह धोकर डॉक्टर साहब बैठ गए। उस बर्मी लड़के ने एक बहुत मोटा चुरुट पीते हुए कमरे में प्रवेश किया और कुछ देर नाक मुंह से धुआं निकालकर फिर वही चुरुट डॉक्टर के हाथ में देकर चला गया। डॉक्टर ने हंसते हुए कहा, इसी तरह मुफ्त पा लेने पर मैं संसार में किसी भी चीज़ को छोड़ना पसंद नहीं करता भारती। अपूर्व के चाचा जी ने जब रंगून में गिरफ्तार किया था, तब मेरी जेब में से गांजे की चिलम निकल पड़ी थी। वो ना होती तो शायद मुझे छुटकारा भी न मिलता। कह कर वो मुस्कुराने लगे। भारती ये बात सुन चुकी थी, बोली, 1000 बार छुटकारा न मिलने पर भी तुम गांजा नहीं पीते, ये मैं जानती हूँ, लेकिन ये मकान किसका है? मेरा। और ये बर्मी स्त्री बच्चे?
डॉक्टर हंसकर बोले, ये सब मेरे एक मुसलमान मित्र की संपत्ति हैं, मेरी ही तरह वो भी फांसी के मुजरिम हैं। इस समय कहीं बाहर गए हैं, परिचय ना हो सकेगा। भारती बोली, परिचय के लिए मैं व्याकुल नहीं हूँ, लेकिन जिस तरह तुमने इस स्वर्गपुरी में आकर आश्रय लिया है, इससे तो अच्छा था कि मुझे मेरे घर पहुँचा आते भैया। यहाँ तो मेरा दम घुटा जा रहा है। डॉक्टर बोले, ये स्वर्गपुरी तुम्हें अच्छी नहीं लगेगी, मैं जानता था, लेकिन तुमसे कहने के लिए मेरे पास जितनी बातें हैं वो किसी दूसरे स्थान पर नहीं कही जा सकती थी भारती। थोड़ा सा कष्ट आज तुम्हें सहना ही पड़ेगा। भारती बोली, क्या तुम किसी दूसरी जगह जा रहे हो? हाँ, उत्तर और पूर्व के देशों में एक बार घूम आना होगा। लौटने में शायद 2 वर्ष लग जाएं, लेकिन आज की रात के बाद फिर तुमसे मिल सकूंगा ये भरोसा नहीं। डॉक्टर कुछ देर चुप रहे। भारती ने समझ लिया कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। इस रात की समाप्ति के साथ ही वो इस संसार में अकेली रह जाएगी। डॉक्टर बोले, मुझे दक्षिण चीन के कैंटन के भीतर और भी आगे पैदल ही जाना पड़ेगा। उस रास्ते से काम के सिलसिले में अगर अमेरिका न पहुंच पाया तो प्रशांत महासागर के द्वीपों में घूमकर फिर इसी देश लौटकर आकर आश्रय लूँगा। उसके बाद जब तक आग न लगेगी यहीं रहूँगा। और बहन, अगर लौट कर ना आ सका तो खबर तो तुम्हें मिल ही जाएगी। इस व्यक्ति के शांत सहज कंठ की बातें कितनी साधारण हैं, लेकिन उसका चेहरा भारती की आंखों के सामने नाच उठा। कुछ देर चुप रहकर बोली, चीन देश में पैदल जाना कितना भयानक काम है ये मैं सुन चुकी हूँ, लेकिन मैं तुमको डर दिखलाना नहीं चाहती। अगर यहाँ से निकल जाना ही चाहते हो तो फिर यहीं लौट कर क्यों आना चाहते हो? तुम्हारी अपनी जन्मभूमि में क्या तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है? उसी के काम के लिए ही तो मैं इस देश को छोड़कर जा रहा हूँ। इस देश में स्त्रियां स्वतंत्र हैं, स्वतंत्रता का मार्ग वो समझेंगी। उन लोगों की मुझे बहुत ज़रूरत है। अगर कभी इस देश में आग जलती देखी तो मेरी बात याद कर लेना कि उस आग को स्त्रियां ही जला रही हैं। याद रहेगी ये बात? भारती ने कहा, लेकिन मैं तो तुम्हारे पथ की पथिक नहीं हूँ। डॉक्टर बोले, ये मैं जानता हूँ, लेकिन बड़े भाई की बात याद करने में तो कोई दोष नहीं है। भैया की बीच बीच में याद तो आएगी ही। बड़े भैया की याद करने के लिए मेरे पास बहुत सी चीज़ें हैं। इसी तरह शायद तुम मनुष्यों को अपने कुमार्ग में खींच लाया करते हो भैया, लेकिन मुझे नहीं खींच सकते। वह सहसा उठ खड़ी हुई, समेटी दरी झाड़ कर बिछा दी, फिर बांस के मचान पर कंबल तकिया आदि उतार कर अपने हाथ से बिस्तर बिछाते हुए बोली, अपूर्व बाबू के जहाज के चक्के आज मुझे जिस मार्ग का संकेत दे गए हैं, मेरा एकमात्र मार्ग अब वही है। फिर जिस दिन भेंट होगी उस दिन तुम भी स्वीकार करोगे। उपन्यास पथ के दावेदार की कहानी जारी रहेगी अगले भाग में।